हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टी.एस. इलियट का ऐसे व्हाट इज़ अ क्लासिक। सो आई हैव चेक्ड इन अदर बुक्स अदर वेबसाइट्स। सो the main crux of the essay could not be found, so I have decided to make a video in which I will discuss the main points of the essay. So I have just kept noted only the main points of the essay. So hope this video will be helpful. So let's start. तो सबसे पहले टी.एस. इलियट्स ऐसे व्हाट इज़ अ क्लासिक। तो क्लासिक हमें पता है इस किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को, किसी भी लिटरेरी वर्क को बोल देते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड, एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक क्वालिटीज़ अपने अंदर रखता है, जिसने एक स्टैंडर्ड कुछ एक्सीलेंस अचीव किया हो उस कैटेगरी में। जैसे कि आप देखते हैं कि ड्रामा में हम शेक्सपियर को ये टाइटल देते हैं, एपिक पोइम्स में हम मिल्टन को ये टाइटल देते हैं कि वो क्लासिक रहे हैं, काफ़ी उनकी एंड्योरिंग लेगेसी रही है। ठीक है। सो टी.एस. इलियट एक मॉडर्निस्ट पोइट हैं जो कि एक्सप्लोर करते हैं क्लासिकल थीम्स अपने वर्क्स में। सो इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है क्लासिसिज्म को रिवाइव करने के लिए मॉडर्न एज में। ये जो है वो जो हमारी रोमांटिक टेंडेंसीज़ थी उनके विरुद्ध थे और थोड़े क्लासिक ट्रेडिशंस, यानी कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस कन्वेंशंस होते हैं जो कि पुराने राइटर्स जैसे हॉरेस, ओविड और वर्जिल ने दिए थे, उनको ध्यान में रखने का ज़्यादा फोकस करते थे। आप जानते हैं इनका मेटाफिज़िकल पोइट्री रिवाइवल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इनके जो क्रिटिकल एसेज हैं दैट आर ऑल्सो एज फेमस एंड एज इम्पॉर्टेंट एज हिज पोइट्री। 1928 में टी.एस. इलियट अपने आप को डिक्लेयर करते हैं अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन। तो हमें जानना होगा कि ये जो क्लासिस्ट वर्ड टी.एस. इलियट यूज़ करते हैं, ये जो है वो उनके क्लासिसिज्म में, मतलब जो वो क्रिटिसिज्म पेश करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल, मतलब कि काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है। ठीक है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी रहा है क्लासिकल रिवाइवल, आर्ट्स में क्लासिकल रिवाइवल। तो ये बेसिक पब्लिकेशन हिस्ट्री आ जाती है। आपको पता है 1944 में प्रेसिडेंशियल एड्रेस वर्जिल सोसाइटी और लेटर फेबर एंड फेबर कंपनी ने इसको पब्लिश किया था 1945 में। आपको पता है कि जो टी.एस. इलियट हैं वो फेबर एंड फेबर कंपनी में एक काम किया करते थे। सो ये बेसिक थोड़ी हमारी इस ऐसे की पब्लिकेशन हिस्ट्री है कि 1944 में एज अ प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो वर्जिल सोसाइटी थी उसमें एक लेक्चर के तौर पे इसको डिलीवर करते हैं टी.एस. इलियट्स, और बाद में फेबर एंड फेबर कंपनी जो कि 1945 में इस ऐसे को पब्लिश करती है। आप जानते हैं कि वो जो हैं वो डायरेक्टर रहे हैं इस पब्लिकेशन फर्म के। ठीक है। बेसिकली एक पब्लिकेशन कंपनी थी, उसके डायरेक्टर भी रहे हैं टी.एस. इलियट, और उसी कंपनी ने इसको 1945 में पब्लिश किया था डिलीवर। हालांकि ये एज अ लेक्चर हुआ था, और उनके जो कलेक्शन है ऑन पोइट्री एंड पोइट्स, और उसमें भी पब्लिश किया गया है। देखिए, अब ये बेसिक पब्लिकेशन हिस्ट्री मेंशन करना एग्ज़ाम में कंपलसरी हो जाता है, हमें सबको पता है कि शीट्स भी भरनी होती है। तो हमारा जो गोल रहेगा वो एक ये जो डेफिनेशन टी.एस. इलियट देने की कोशिश कर रहे हैं इस ऐसे में, तो वही उस पर फोकस रहेगा हमारा सारा। और ये डेफिनेशन कि इलियट सजेस्ट क्या करना चाहते हैं इस माध्यम से। तो शुरू करते हैं, यहाँ से मेन ऐसे शुरू हो जाता है। तो इलियट जो है वो अपना ऐसे स्ट्रेट शुरू कर देते हैं, मतलब स्ट्रेट वो क्लासिक किसको मानते हैं, क्या क्वालिटीज़ उसमें खोजना चाहते हैं, क्या क्वालिटीज़ वो क्लासिक से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तराश रहे हैं, वो सारा कुछ वो शुरू कर देते हैं बिगिनिंग में ही बिल्कुल। सो टू इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ वो मेंशन करते हैं जो कि है मैच्योरिटी एंड इंक्लूसिवनेस। अब मैच्योरिटी क्या है? इलियट कहते हैं कि वर्क जो है आर्ट्स का या लिटरेचर का, उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए मैच्योरिटी ऑफ कल्चर। A classic can only occur when a civilization is mature, when a language and a literature are mature, and it must be the work of a mature mind. So क्लासिक अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट वो एक ऐसा लिटरेचर का पीस होगा जो कि मेच्योरिटी, उस
एज की, उस कल्चर की रिफ्लेक्ट करे। अब यहाँ पे मैच्योरिटी जो टी.एस. इलियट यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है उनका नोशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज भी मैच्योर होनी चाहिए, लिटरेचर भी मैच्योर होना चाहिए, सिविलाइजेशन भी मैच्योर होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो एज ऑफ चौसर है उसमें काफ़ी ज़्यादा तो लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था, पर जो उसके बाद जो एज आई हैं, डार्क एजेस जो हैं, वो उसमें तो बिल्कुल लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि 100 ईयर वॉर और वॉर्स भी हो रही थी, प्लेग फैल गया था। ठीक है, तो अगर इतनी सारी क्वालिटीज़ टी.एस. इलियट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आगे अभी और पता चलेगा कि वो किसको क्लासिक मानते हैं। ये आप एज अ क्रिटिकल कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इलियट किसको क्लासिक मानते हैं आखिरकार? इलियट क्लासिक मानते हैं रोमन पोएट वर्जिल को, जिनका एपिक एनीड वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस कहलाता है क्लासिकल एज में। ठीक है, सो इलियट के अकॉर्डिंग वर्जिल में है वो मैच्योरिटी, सिविलाइजेशन, लैंग्वेज और लिटरेचर और माइंड की, जो कि उनका क्राइटेरिया है क्लासिक का। अब क्लासिक पोइट वर्जिल जो टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग क्लासिकल हैं वो कौन थे? वो एक अगस्टन एज में रोम में पोएट थे, जिनका कि एपिक एनीड नेशनल एपिक माना जाता है। हालांकि वह एक फार्मर सन थे, पर उनका जो एपिक है एनीड वो नेशनल एपिक माना जाता है रोम में। सो ये जो फिनोमिनम टी.एस. इलियट मेंशन कर रहे हैं इतना सारा मैच्योरिटी वगैरह का, वो मानते हैं कि ये जो फिनोमिनम है वो इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट रहा। अब क्यों रहा? क्योंकि मैच्योरिटी डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कि लैंग्वेज में, लिटरेचर में, सिविलाइजेशन में, या माइंड की जो मैच्योरिटी है वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर एज से कंसाइड नहीं हो पाई। अब कॉमन स्टाइल डेवलप नहीं हो पाया। हालांकि ऑगस्टन एज में टी.एस. इलियट मानते हैं कि ऐसा कुछ साइंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉमन स्टाइल की डेवलपमेंट में क्या कमी रह गई वो हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे जब हम थोड़ा आगे इस डिस्कशन में बढ़ेंगे। ये आ गया, ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा कि अभी आगे इस पे और डिस्कशन होनी बाकी है। अब इस तरह की मैच्योरिटी जो इलियट है वो फील करते हैं कि जो हिस्ट्री है और कॉन्शियसनेस ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं। हिस्ट्री मीन्स आपके पीछे लेगेसी होनी चाहिए, मीन्स जिस एज में वो ऑथर लिख रहा है उससे पहले कुछ ऐसे ऑथर्स, कुछ ऐसे पोइट्स, कुछ ऐसे राइटर्स आ जाने चाहिए जिन्होंने भी कुछ प्रोड्यूस किया हो, कुछ अच्छा वर्क प्रोड्यूस किया हो, ताकि वो राइटर जो क्लासिक होना चाहिए टी.एस. इलियट की नज़र में, वो उनसे थोड़े चीज़ें बोरो करके, कुछ उसको इम्प्रूव करके, कुछ उसमें चीज़ें ऐड ऑन करके, कुछ उसमें सुधार लाके अपना एक क्लासिक वर्क प्रोड्यूस कर सके। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस होनी चाहिए उस हिस्ट्री की कि मेरे पहले ये राइटर्स रहे हैं। अब आपने ये क्राइटेरिया भी याद रखना है, क्योंकि जब हम शेक्सपियर को, जो इलियट हैं वो शेक्सपियर को ये क्लासिक का टाइटल नहीं देते हैं, मिल्टन को भी नहीं देते हैं, ये वाला क्राइटेरिया उसमें भी काम आएगा। ठीक है, सो देयर हैज़ टू बी अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, मतलब कि जो लिटरेचर है लोगों का और उनका कल्चर है वो इस पॉइंट पे आ चुका होना चाहिए कि जो राइटर है, जो लिख रहा है, जो क्लासिक राइटर है, उसके पास ऑलरेडी टूल्स और ट्रेडिशंस हैं जिससे क्लासिक अचीव होगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि उससे पहले कुछ ऐसे राइटर्स आ जाने चाहिए जिन्होंने कुछ ऑलरेडी महान कार्य किया हो, लेकिन वो इतना भी महान नहीं होना चाहिए जिसके सामने हमारा क्लासिक राइटर फीका पड़ जाए। जस्ट लिटिल हिस्ट्री, नॉट टू मच हिस्ट्री। सो क्लासिक पोइट जो है वो लैंग्वेज को इतनी मैच्योरिटी पे नहीं ला सकता जब तक कि उसके प्रेडिसेसर्स हैं, यानी कि जो उसके पूर्वज हैं, उन्होंने उसको फाइनल टच के लिए प्रिपेयर ना किया हो। फाइनल टच कौन देगा? हमारा जो क्लासिक पोइट है अकॉर्डिंग टू इलियट। सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, अब अगेन वो इस क्राइटेरिया में भी वर्जिल को ही एज अ क्लासिक कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्जिल ने खुद काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की इस हिस्ट्री की नॉलेज को गैदर करने के लिए। सो वर्जिल जो है वो कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रहा था जो डिस्कवरीज ट्रेडिशंस थी ग्रीक पोइट्री की, वो उनको अपनी पोइम्स में उतार रहा था।
वर्जिल का स्टाइल पॉसिबल नहीं हो पाता अगर उसके पीछे इतना सारा लिटरेचर ना होता, मतलब उसके पहले इतने सारे राइटर्स ना आए होते। वो एक बोरो करता है फ्रेज़ या डिवाइस आप जानते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस टेक्निक्स होती हैं कुछ लिटरेचर्स की, है ना, सिमिली, मेटाफर और भी बहुत सारे होती हैं, या फिर कुछ फ्रेजेस, कुछ सिग्निफिकेंट फ्रेजेस वो अपने प्रीडिसेसर से लेता है और उस पे इम्प्रूव करता है। सिर्फ कुछ ही लिटरेचर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ही लिटरेचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर चाहिए, नहीं। अब ये भी इसलिए ताकि वो इससे थोड़ा हिंट ले सके। आप जानते होंगे कि जो शेक्सपियर का प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो मार्लो के प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा से डिराइव्ड है। जो उसमें कैरेक्टर होता है ज्यू ऑफ माल्टा में, बारबरास, वो शाइलॉक है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने पुराने राइटर से इंस्पिरेशन ले लेके अपने वर्क्स में उनको उतारा है। तो टी.एस. इलियट उसी की बात कर रहे हैं। तो वर्जिल की मैच्योरिटी ऑफ माइंड और उसका मैच्योरिटी उसकी एज की, जिस एज के वो हैं, वो किस में एग्जिबिट होती है, किस में हमें पता लगती है, किस में प्रदर्शित होती है, इस अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री में। सो यहाँ पे ये क्रिटिकल कमेंट आप ऐड कर सकते हैं कि जो टी.एस. इलियट हैं वो हिस्टोरिकल सेंस और जो कंटिन्यूटी ऑफ पास्ट है, मतलब कि पास्ट की धरोहर बनती आनी चाहिए, पास्ट में जैसा हो रहा है वैसा ही होना चाहिए। आपने अगर टी.एस. इलियट का ऐसे पढ़ा है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, तो उसमें भी वो यही बात करते हैं कि हमें ट्रेडिशन फॉलो करना है, लेकिन ट्रेडिशंस में ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ उसमें कुछ सुधार लाके हमें इंडिविजुअल टैलेंट दिखाना है। हालांकि मैंने वो ऐसे अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, पर मुझे जब मैं ये वाला कमेंट वहाँ से ले रहा था तो मैंने इतना देखा था। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो इलीट मेंशन करते हैं वो ये है जी कि क्लासिक जो है एग्जॉस्ट कर देता है वो लैंग्वेज, वो जिस शैली में वो लिख रहा है उसको एग्जॉस्ट कर देता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो उसके बाद आने वाले राइटर्स हैं उनको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या नया इन्वेंशन कर दें, क्या इसमें नई टेक्निक्स ऐड कर दें। वो इतना ज़्यादा उसको परफेक्शन पे ले आया होगा। आप शायद आप जानते भी होंगे कि शेक्सपियर के बाद डिक्लाइन आया था थोड़ा सा ड्रामा में। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ने उसको इस कदर सुधार दिया था। जैसे ही हमारे ये जो प्रोज राइटर्स हैं, ड्राइडन वगैरह, इन्होंने भी प्रोज को इस कदर सुधार दिया था कि बाद में जो है शॉर्ट प्रोज पॉपुलर हो गया था। लेकिन टी.एस. इलियट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग वर्क होता है वो जो स्टेटस होता है क्लासिक को, उसको प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जॉस्ट कर चुका होता है, फॉर्म नहीं सिर्फ, बल्कि जबकि लैंग्वेज जो उसके टाइम की है, लैंग्वेज ऑफ हिज टाइम जो कि यूज़ की गई है उसके द्वारा, वही परफेक्शन में आ जाएगी। जैसे कि मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया, तो जो फ्यूचर में राइटर्स आए उनको समझ नहीं आया कि हम इस बिब्लिकल थ्योरी को इससे अच्छे वे में कैसे प्रेजेंट करें। सो क्लासिक के बाद, मतलब जब क्लासिक राइटर चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो लिखना बंद कर देता है, तो राइटर्स को समझ नहीं आता कि हम इसमें क्या चेंजेस लाएं। तो डिक्लाइन इनएविटेबल है, डिक्लाइन होगा ही होगा। या तो वो राइटर्स उस पर इम्प्रूव करेंगे या तो वो उसको कॉपी करने की ज़रूरत करेंगे। तो टी.एस. इलियट का कुछ ऐसा कहना है। तो वर्जिल ने एग्जॉस्ट कर दी थी पॉसिबिलिटीज़ उस लैंग्वेज की। वर्जिल आप जानते हैं लैटिन लैंग्वेज में लिखा करते थे, तो उस लैंग्वेज की पॉसिबिलिटीज़ को वर्जिल ने एग्जॉस्ट कर दिया था। सो कोई भी ग्रेट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि अगर लैटिन लैंग्वेज कुछ डिफरेंट बन गई, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ गए, जैसे आप देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कितना ज़्यादा चेंज आया है फ्रॉम द एज ऑफ चॉसर, एंड वहाँ पे सिलेबिक ई होता था एंड में, काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग्स में चेंज आया है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए जब तक कि लैंग्वेज में, तब तक कोई भी अगर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, ग्रेट डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो अचीव नहीं हो पाएगी। किसकी पॉसिबिलिटी? चेंज की पॉसिबिलिटी। तो क्लासिक कौन रहेगा? हमारे वर्जिल। तो उनका ओपिनियन ये है कि कोई भी पोएट ने इतनी ज़्यादा फाइन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं दिखाई है वर्जिल, जितनी कला उन्होंने लेखन में दिखाई है उतनी ज़्यादा किसी भी पोइट ने नहीं दिखाई है। जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया ग्रीक और लैटिन पोइट्री में, लैटिन पोइट्री और ग्रीक पोइट्री, जो पुरानी ग्रीक पोइट्री थी, मतलब अर्लियर राइटर्स थे, उनको इस कदर अपनी पोइट्री में उन्होंने सुधारा।
तो रिज़ल्ट है सिर्फ ग्रेट पोइट्री नहीं, पर जबकि एक क्लासिक मतलब एक क्लासिक राइटर भी एक रिज़ल्ट होता है। सो इलियड का डिस्कशन है इस ऐसे में वो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले कि जो स्पेसिफिक और यूनिक रोल है वर्जिल का, और कि वो क्लासिक की डेफिनेशन किसको मानते हैं। सो इलियड मानते हैं कि इट इज़ टू वर्जिल दैट वी ओ द मोस्ट ऑफ आवर क्लासिक, मतलब कि जो क्लासिक का स्टैंडर्ड है वो हम वर्जिल को ही ओ करते हैं, मतलब उन पे ही आश्रित हैं, उन पे ही निर्भर। तो आवर क्लासिक द क्लासिक ऑफ ऑल यूरोप इज़ वर्जिल। तो क्वालिटीज़ जो हैं ये जो वर्जिल की या फिर किसी क्लासिक पोइट की जो क्वालिटीज़ टी.एस. इलियट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये आगे जाके एक स्टैंडर्ड बन जाती हैं, एक लैंडमार्क बन जाती हैं, एक आप कह सकते हैं एक ज़रिया बन जाती हैं जिसके थ्रू या जिस लेंस से बाकी राइटर्स के वर्क्स को क्रिटिक किया जाएगा, उनको जज किया जाएगा। जैसे अगर कोई एपिक पोइम लिखे तो हम कंपेयर करेंगे उसको मिल्टन की एपिक पोइम से, या फिर अगर कोई पर्सनल एसेस लिखे तो हम चार्ल्स लैम्ब के एसेस से उसको कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई ड्रामास लिखे तो हम हेनरिक इब्सन, शेक्सपियर, इनके ड्रामा से उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सो एक लैंडमार्क बन जाता है, टी.एस. इलियट ऐसा कह रहे हैं। सो क्योंकि वर्जिल की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, और जो लैटिन लैंग्वेज है वो कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, जैसे कि मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं स्पेनिश है, इंग्लिश है, और कई मॉडर्न लैंग्वेजेस है, फ्रेंच है, वो मॉडर्न लैंग्वेजेस कभी एस्पायर नहीं कर सकती उस यूनिवर्सैलिटी में। अब ये जो नेक्स्ट क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हैं इलियट, दैट इज़ यूनिवर्सैलिटी। तो इलियट कहते हैं कि कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज क्लासिक को अचीव नहीं कर पाएगी जैसा कि वर्जिल ने किया है। अब इस ऐसे में शायद आपको पता भी होगा कि टी.एस. इलियट का जो फोकस है एज अ क्लासिक, वो इस क्लासिक का जो सही हकदार मानते हैं वो सिर्फ वर्जिल को मानते हैं। अब टी.एस. इलियट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज नहीं अटेन कर पाएगी यूनिवर्सैलिटी जैसा कि वर्जिल ने किया है, तो अभी हम उसके एक्सप्लेनेशन पर भी जाने वाले हैं। अब टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी क्लासिक एज नहीं है इंग्लिश में। अब आप जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में कितनी सारी एजेस आई हैं, एज ऑफ चॉसर, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ ड्राइडन, रेस्टोरेशन एज और एज ऑफ ड्राइडन, है ना। मिल्टन प्यूरिटन एज आती है, शेक्सपियर एलिजाबेथन एज आती है, मॉडर्न एज आती है। तो टी.एस. इलियट ऐसा मानते हैं कि कोई भी क्लासिक नहीं रहा इंग्लिश लैंग्वेज में। अब टी.एस. इलियट अपने पॉइंट्स भी देते हैं कि क्यों उन्होंने डिनाई कर दिया शेक्सपियर को या मिल्टन को, जो ऐसे महान कवि हैं जिनको इतना आइकॉनिक माना जाता है, उनको टी.एस. इलियट ये जो टाइटल है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। सो टी.एस. इलियट आर्ग्यू करते हैं कि जो मिल्टन का स्टाइल है वो क्लासिक स्टाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज का स्टाइल है जो कि अभी फॉर्मेशन में है। ऐसे स्टाइल, ऐसे राइटर का स्टाइल है जिसके मास्टर्स इंग्लिश नहीं जबकि लैटिन या फिर ग्रीक थे, टू अ लेस डिग्री ग्रीक। अब शायद आप जानते होंगे कि जो मिल्टन है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे और पढ़ने की वजह से ब्लाइंड भी हो गए थे। एंड सरप्राइजिंगली वो जिस लैंग्वेज में एजुकेटेड नहीं थे वो था इंग्लिश लैंग्वेज। आप जानते हैं मिल्टन काफ़ी ज़्यादा भाषाएं उनको आती थीं, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस का उनको ज्ञान था, जैसे कि हिब्रू, आई गेस, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, आई थिंक फ्रेंच ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर, बट उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। तो उसके जो मास्टर्स थे वो इंग्लिश नहीं थे। तो उन्होंने किसकी जो किसके इशारों पर लिखा या किसके लैंडमार्क्स को, किसके पॉइंट्स, स्टाइल को कॉपी करके, स्टाइल को अपना स्टैंडर्ड मान के लिखा, लैटिन या फिर ग्रीक राइटर्स को। तो इलियट का ऐसा मानना है। अब टी.एस. इलियट शेक्सपियर को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मे बी आप जानते होंगे कि शेक्सपियर यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, शायद इसीलिए इलियट शेक्सपियर को भी ये टाइटल नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस ऐसे में एक बार
इलियट ऐसा भी लिखते हैं कि 18th सेंचुरी का जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर था, बट वो काफ़ी नैरो वन था। आप जानते होंगे कि जो 18th सेंचुरी है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, एज ऑफ जॉनसन है, एज ऑफ पोप है, ये जो दो एजेस हैं वो 18th सेंचुरी कहलाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सटायर और इन सब पे फोकस थी। सो उनका माइंड मैच्योर था, काफ़ी ज़्यादा विट, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट यूज़ करते वो लिखा करते थे, सटायर्स लिखा करते थे, सटायर्स कंपोज होते थे एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड, काफ़ी ज़्यादा शार्प पॉइंटेड सटायर्स होते थे। लेकिन इलियट ऐसा मानते हैं कि जो 18th सेंचुरी है उसने परफेक्ट कर लिया अपना फॉर्मल गार्डन ओनली बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन। मतलब कि जो उनकी सोचने की क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा नैरो थी, ब्रॉड नहीं थी। आप शायद एक कोट भी जानते होंगे कि शेक्सपियर इज़ अ फॉरेस्ट जबकि बेन जॉनसन इज़ अ गार्डन। तो इस तरह की जो फिलोसॉफिकल बातें हैं वो इलियट करना चाह रही हैं अपने ऐसे में। सो 18th सेंचुरी, हालांकि उसमें थोड़ा सा क्लासिकल अचीवमेंट आप कह सकते हैं, इलियट ऐसा मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लैक कर रही थी जो कि क्रिएशन ऑफ अ ट्रू क्लासिक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल को इम्पॉसिबल बना देती हैं। मीन्स की was lacking some condition which makes the creation of a true classic possible। और ये जो कंडीशंस है जो वो लैक कर रही हैं, हमें कहाँ जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए? वर्जिल के पास। यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, रुकिए मैं उसको ठीक कर देता हूँ। आई एम सो सॉरी, देयर वाज अ टाइपिंग मिस्टेक। सो काफ़ी जल्दी में जब हम टाइप करते हैं तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। आई एम रियली सॉरी, आई होप यू डोंट माइंड। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो कंडीशंस यहाँ पे लैक हो रही हैं, हमें वर्जिल के पास ही जाना पड़ेगा। तो अगेन आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस वर्जिल की तरफ वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा हर चीज़ में, हर क्राइटेरिया में आप देखते हैं कि वो वर्जिल को ही अपना स्टैंडर्ड मानते हैं। किस क्राइटेरिया में? क्लासिक क्राइटेरिया में। अब इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे भी आया था कि लैंग्वेज स्टिल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज हमें पता है मॉडर्न लैंग्वेज है, इसका स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर देश के बच्चे, हमारी इंडिया में भी, हालांकि ये सेकेंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज है, फिर थर्ड लैंग्वेज है L1 L2, आप जानते होंगे शायद। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लिविंग लैंग्वेज है। अब लिविंग लैंग्वेज का क्या है? अब देखिए, जो हमारी पुरानी भाषाएं हैं जैसे लैटिन है, ग्रीक है, हमारी संस्कृत है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। मीन्स उनका स्कोप इतना नहीं बढ़ा है। अब संस्कृत में नए वर्ड्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो एक्सटिंग्विश हो गई है। वो एक कह सकते हैं कि एक खड़ा पानी की तरह हो गई हैं कि जो वो है। जबकि हमारी जो हिंदी भाषाएं हैं, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें आप देखते हैं कितना ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, नए नए राइटर्स आ रहे हैं, नए नए थीम्स वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप मॉडर्न एज को जानते होंगे, कितने ज़्यादा वास्ट इलेबोरेशन हो गई। फेमिनिज्म आया, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स आए, कुछ मार्क्सिस्ट थिंकर्स आए, कुछ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स आए, जिन्होंने की लैंग्वेज की ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको ही एक्सटिंग्विश करने का सुझाव दिया। कुछ न्यू राइटर्स आते हैं जो न्यू वर्ड्स कॉइन करते हैं। तो ये जो है, ये इट्स टेंड्स टू वैरायटी रेदर देन परफेक्शन। आप परफेक्शन नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि देखो, जब एक लैंग्वेज का स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा उसमें वास्टनेस आ रही है, इतना ज़्यादा वो बढ़ी जा रहा है, तो परफेक्शन नहीं आ सकता। अब आप खुद देखिए, अगर आप सिर्फ एक टेक्स्ट, कोई भी एक टेक्स्ट, एक पोएम या नॉवल को पढ़ के जाएंगे, उसको थॉरली प्रिपेयर करेंगे, आप उसमें ज़्यादा महारत हासिल कर पाएंगे? या फिर अगर आपको कोई बोले कि आप 5 नॉवेल्स या 5 डिफरेंट पोएम्स ये सब पढ़ के एक एग्ज़ाम दीजिए, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? सो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जो डिस्कवर होनी बाकी हैं, काफ़ी ज़्यादा नए जॉनर्स आने बाकी हैं, नई थीम्स आनी बाकी हैं, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर होने बाकी हैं। सो अगर कोई नया आइडिया आया और हमने पुराने राइटर को पहले ही क्लासिक बोल दिया, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। अब लैटिन लैंग्वेज तो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी कि उसमें और पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं बची कि आगे डेवलपमेंट हो, आगे नए राइटर्स आएँ, नई थीम्स एक्सप्लोर करें। क्यों? क्योंकि वर्जिल और जो उससे पहले राइटर्स हैं उन्होंने उसको इस कदर सुधार दिया है, इस कदर इस मुकाम पे उसको वो ले आए हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज T.S. इलियट ऐसा मानते हैं कि वो एक थोड़ी
कह सकते हैं जैसे अब हर देश का बच्चा लगभग बोलता है, ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। सो उसमें ये चीज़ होना थोड़ा मुश्किल है। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑफ़र करता है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंसीज ऑफ स्टाइल। अब इंडिया में आप देखते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल जॉनर है उसमें पार्टीशन की थीम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हमारा जो पार्टीशन हुआ था वो ओवरलैप करता है हमारे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड से। लेकिन जब आप बाकी कंट्रीज़ का पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर देखते हैं जैसे अफ्रीका वगैरह का, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थीम्स पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि कल्चरल फिनोमिनम, कल्चरल चेंज। जैसे आप चिनुओ अचेबे को देखते हैं, वोले सोयिंका को देखते हैं, रेसिज्म की थीम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये बात टी.एस. इलियट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी फिलोसफिकल हैं, थोड़ी डीप हैं, बट टी.एस. इलियट इस से ये बताना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने शेक्सपियर, मिल्टन या फिर किसी और इंग्लिश ऑथर को क्लासिक का दर्जा नहीं दिया। हालांकि वो पॉप को थोड़ा क्लासिक मानते हैं, लेकिन वही बात कि जो उस पॉप का माइंड था वो नैरो वन था। पॉप सिर्फ अपने सटायर्स और इन सब पे फोकस थे। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं आगे टी.एस. इलियट क्या कह रहे हैं। टी.एस. इलियट कहते हैं कि कोई भी एज, कोई भी राइटर एक नॉर्म एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, एक स्टैंडर्ड, एक लैंडमार्क एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। अब शेक्सपियर के ड्रामास में अलग थीम्स एक्सप्लोर होती हैं, हालांकि वो यूनिवर्सल हैं, लेकिन हेनरिक इब्सन जो मॉडर्न ड्रामास लिखते हैं उनकी थीम्स अलग हैं, रियलिज्म है। वहीं अगर हम देखें रेस्टोरेशन कॉमेडी, वो टोटली डिफरेंट हैं। बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स टोटली डिफरेंट हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड नहीं सेट कर पा रहे हैं कि इंग्लिश ड्रामा का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा। अब आप इंडिया में देखते हैं कि जो इंडिया के प्लेस हैं वो टोटली, जैसे महेश दत्तानी वगैरह के हैं, वो कम्युनलिज्म, जेंडर, सोशल इश्यूज़, इन सब पे फोकस्ड हैं। सो कोई भी नॉर्म एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, कोई भी स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना मुश्किल है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या बात हो रही है, क्या टी.एस. इलियट कहना चाह रहे हैं। सो इलियट आर्ग्यू करते हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री और कल्चर में क्लासिक कोई भी क्लासिक इक्वल नहीं कर पाएगा या उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा जैसे कि वर्जिल की एनीड पहुंची हुई है। जिस हिसाब से इनका काफ़ी ज़्यादा जिस परफेक्शन से इन्होंने लिखा है वो परफेक्शन अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फॉर द सिंपल रीज़न दैट यूरोप वुड नेवर रियलाइज सच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कोहेशन। अब जो किंग ऑगस्टस थे उनके दरबार में काफ़ी ज़्यादा महान पोइट्स रहे हैं, हॉरेस, ओविड, वर्जिल। तो उनकी जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक कोहेशन थी, मतलब उस टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा लिटरेचर डेवलप हुआ, इतना ज़्यादा कल्चर डेवलप हुआ, कोहेशन मतलब कि सारे इकट्ठे। सो अगस्टस सीजर के दौरान, उसके शासन के दौरान जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक कोहेशन था वो अचीव कर पाना मुश्किल है, जिसका कि रीन मतलब कि उसका जो शासनकाल है जो कि वर्जिल सेलिब्रेट करते हैं अपनी एनीड में, तो वो अचीव कर पाना मुश्किल है। सो जो ग्रेट पोइट्स हैं जैसे कि शेक्सपियर और मिल्टन, वो एक फॉर्म को तो एग्जॉस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिल्टन ने एपिक्स लिखी हैं या शेक्सपियर ने ड्रामास लिखे हैं या सोनेट्स लिखी हैं, लेकिन वो जो कल्चर है उसको इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे वो इसको कंपेयर करते हैं क्लासिक पोइट जैसे वर्जिल से, जो कि एक्सप्रेस कर पाते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ फीलिंग विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर। अब टी.एस. इलियट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टी.एस. इलियट सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जितने भी पीपल उस लैंग्वेज को स्पीक करते हैं उन सब की भावनाएं, उन सब के इमोशंस, उन सब की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जितने भी लोग लैटिन बोल रहे थे या लैटिन बोलते होंगे, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू या उन सब का नज़रिया या उन सब की आप कह सकते हैं एक लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड आपको उसकी रिफ्लेक्शन आपको मिलती है क्लासिक वर्क्स में। लेकिन जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि जो शेक्सपियर के ड्रामास हैं हालांकि यूनिवर्सल हैं, लेकिन क्या उससे सभी रिलेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में कुछ और प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो वो रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि वो बैठे। अब हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे अगर कोई लोग हिंदी ड्रामास देख रहे हैं जैसे हरियाणा, यूपी वगैरह से, उनकी थीम्स थोड़ी अलग होंगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई और हिंदी ड्रामा किसी अदर स्टेट से लिख रहा है। तो ये टी.एस. इलियट
बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो मैक्सिमम लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। सो क्लासिक प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक कि लैंग्वेज यूनिवर्सल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना बन पाए, लैंग्वेज में वो टूल्स ना हों जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फीलिंग्स को अपने अंदर समा पाए। तो सारे लोगों की जो टंग है, कल्चर है, वो लैंग्वेज ना बन पाए, वो कम्युनिकेशन का ज़रिया ना बन पाए। आप जानते हैं इंग्लिश हालांकि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो सभी के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम अभी तक नहीं बन पाई है। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं जानता हूँ, बट वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एसे। सो टी.एस. इलियट आगे ये बताते हैं कि ये जो क्लासिक प्रोड्यूस होता है वो क्रिटिकल लेगेसी छोड़ता है, जो कि खुद ही क्राइटेरिया बन जाता है जिससे अदर वर्क्स या तो उसकी कैटेगरी में जज भी किए जा सकते हैं। वही बात है जो ऊपर हो रही थी। तो जो क्लासिक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होता है अपने टाइम का, अपनी जगह का और अपने कल्चरल, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल कंडीशंस का, जो कि सिर्फ एग्जॉस्ट ही नहीं करता बल्कि एक स्टैंडर्ड भी सेट कर देता है, जो कि बाकी आने वाले लोग जो हैं वो शायद उसको अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है। सो क्वालिटीज़ ऑफ द क्लासिक सर्व एज अ स्टैंडर्ड इन जजिंग द वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ये कोट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो टी.एस. इलियट इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा रिजिड ऑर्डर बता रहे हैं अपने क्लासिक का, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देखिए इतना सारा आप देख रहे हैं कि शेक्सपियर या मिल्टन या फिर किसी अदर राइटर को भी वो क्लासिक का दर्जा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वर्जिल पे फोकस रख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कुछ क्रिटिक्स को। तो ये था वीडियो। इसमें टी.एस. इलियट ने कुछ एक क्राइटेरियाज़ रखे हैं क्लासिक के लिए, क्या क्या क्राइटेरियाज़ थे। हालांकि इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं टेक्स्ट से भी थोड़े पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश मेरी रहेगी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो मैच्योरिटी का रहता है, सेकंड रहता है हिस्ट्री एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ हिस्ट्री, थर्ड एग्जॉस्ट कर देता है वो लैंग्वेज को जिसमें वो लिखता है, और जो लैंग्वेज जिसमें वो लिखता है वो उसके टाइम की वही परफेक्शन में आ जाती है। ठीक है। इसमें भी वो वर्जिल को, और फोर्थ रखता है वो, सेकंड किस चीज़ की बात करता है, यूनिवर्सैलिटी की, जिसमें फिर से वो वर्जिल को ही इसमें महारत हासिल करी है ऐसा मानता है। फिर वो बात करता है कि इंग्लिश में कोई क्लासिक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है स्टिल इंफॉर्मेशन, एंड जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके खुद के जो मास्टर्स हैं वो इंग्लिश नहीं है। अब आप शायद जानते भी होंगे कि जो क्लासिकल यूनिटीज़ हैं उनका शेक्सपियर उल्लंघन करते हैं, लेकिन क्लासिकल यूनिटीज़ ओरिजिनली इंग्लिश तो नहीं है ना, वो तो एरिस्टोटल ने अपनी बुक में दी थी। तो ये सारी एरिस्टोटल की पोएटिक्स में है ना वो। सो इंग्लिश लिविंग लैंग्वेज है जिसमें कि परफेक्शन आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कवर करने के लिए बाकी हैं। सो जो वर्जिल की एनीड में जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कोहेशन था उस टाइम का, वो अचीव कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ये जो लैंग्वेज है, कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, वो लैटिन को कम्पिटिट नहीं कर सकती। क्योंकि लैटिन यूनिवर्सल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थी लोगों के लिए उस टाइम पीरियड पे, जो कि किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज का बन पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर कुछ एक क्रिटिकल लेगेसी छोड़ जाता है क्लासिक पोइट, जिससे बाकी पीसेस भी कंपेयर किए जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहा होगा। अगर आप उसकी PDF चाहिए होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल प्रोवाइड अ लिंक फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another